आज के इस लेक्चर में हम लोग डाइलेक्ट्रिक के बारे में बातें करेंगे, फिर आगे चल के पोलराइजेशन क्या होता है डाइलेक्ट्रिक का उसके बारे में बातें करेंगे, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या होगा और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होगा। तो आज के ये कंटेंट हैं, आज के टॉपिक हैं जिन्हें हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को डाइलेक्ट्रिक से। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डाइलेक्ट्रिक क्या चीज होती है। देखिए, डाइलेक्ट्रिक कोई भी ऐसे सब्सटेंस हैं जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, जो इंसुलेटर होते हैं। इनको हम इंसुलेटर भी बोल सकते हैं। इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती क्योंकि इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं वुड का, माइका का, ग्लास एक्सेट्रा। तो ये सब डाइलेक्ट्रिक्स है। ओके, तो आई होप डाइलेक्ट्रिक आपको समझ में आया होगा। सिंपल सी बात है, डाइलेक्ट्रिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। इनको हम इंसुलेटर भी बोल सकते हैं। दीज आर इंसुलेटर। ओके, अब देखो डाइलेक्ट्रिक ना दो प्रकार से हम लोग यहां पर स्टडी करेंगे। एक तो होगा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक और एक होगा पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो अभी बातें करेंगे दोनों की। पहले आप डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन लिख लीजिए। डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन लिख लें, उसके बाद हम आगे बातें करेंगे। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की तरफ। देखिए, दो प्रकार से हम डाइलेक्ट्रिक को देखेंगे। एक तो पोलर डाइलेक्ट्रिक होगा और एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की। देखिए, जो एटम होते हैं, यू वेरी वेल नो कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, तो एटम यहां पर देखिए, मैंने एक एटम बनाया है। यहां पर सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होगा और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से रिवॉल्व करते रहेंगे। ये एटम का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब होता क्या है कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो भी एटम होते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर एटम है। ठीक है, इसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब जो एटम होते हैं उनके पास कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं होता। डाइपोल मूवमेंट ना होने का मतलब क्या है, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैं आपको बताता हूं। देखिए, मैं जो बोल रहा हूं आपको, मैं ये बोल रहा हूं डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल क्या होता है, प्लस और माइनस चार्ज थोड़ी दूरी पर रखें। ठीक है, ऐसे सिस्टम को हम डाइपोल बोलते हैं। ये सिस्टम डाइपोल कहलाता है। ठीक है, और इसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, उसको हम डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। आपको ये पता है। लेकिन कोई एक पर्टिकुलर एटम है, तो एटम के पास ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कुछ डिस्टेंस पर सेपरेटेड नहीं है। तो एटम को हम कभी भी डाइपोल नहीं बोल सकते। ठीक है, तो यहां पर जो एटम होते हैं उनके पास कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं होता, क्योंकि वो डाइपोल नहीं होते, इसलिए उनके पास कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं होता। सिंपल एटम होते हैं। लेकिन मान लिया कि मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। ठीक है, एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो जो एटम होंगे ना, दीज एटम्स मे हैव नेट डाइपोल मूवमेंट। अब इन एटम के पास डाइपोल मूवमेंट आ सकता है। कैसे, देखो ध्यान से। अगर मैंने यहां पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में फोर्स लगेगा और नेगेटिव चार्ज पर ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगने लगेगा। बात समझे? तो होगा क्या, नेगेटिव वाले चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स इधर आने लगेंगे। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर आने लगेंगे तो इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और इस एटम का जो शेप है ना, वो भी डिस्टॉर्ट हो जाएगा। मतलब जो ओरिजिनल शेप था, यहां पर ओरिजिनल शेप बोलने का मतलब क्या है, बीच में न्यूक्लियस और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स सराउंड कर रहे थे, रिवॉल्व कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा, तो न्यूक्लियर तो इस इलेक्ट्रॉन पर पीछे की तरफ फोर्स लगने लगेगा और पॉजिटिव चार्ज जो होंगे उस पर आगे की तरफ फोर्स लगने लगेगा। तो यहां पर देखिए, चार्जेस सेपरेट हो जाएंगे, कुछ डिस्टेंस पर हो जाएंगे और डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो एटम जो पहले डाइपोल नहीं था, वो डाइपोल जैसे बिहेव करने लगेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक ओरिजिनली तो डाइपोल नहीं होते हैं, लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में वो डाइपोल बन सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात बोली गई है। अभी आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और बेहतर समझ में आएगा। अभी आप बस सुनते रहें। जब लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तब आपको एकदम अच्छे से सारी चीजें क्लियर कट समझ में आ जाएंगी। तो यहां पर आप लिखना स्टार्ट करेंगे अभी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में, जितना भी आपको समझ में आए उतना ही।
जल्दी जल्दी से लिखें, ठीक है। एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं, बहुत सिंपल सी बात है कि इनिशियली जो एटम्स होते हैं उनका कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता, डज नॉट हैव एनी डाइपोल मोमेंट, लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में वो डाइपोल में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनके पास एक नेट डाइपोल मोमेंट आ जाता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लें, उसके बाद ये दोनों पिक्चर बना लेंगे। बाकी जो मैंने रफ डायग्राम, रफ चीजें यहां पर की हैं उनको मैं यहां पे रफ कर दे रहा हूं। तो अभी लेक्चर आज मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो इसके क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। तो जो नए बच्चे होते हैं जो जुड़ते हैं, तो वो टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से जाके आप चैनल से जुड़ सकते हो। तो वहां पे आपको क्वेश्चंस वगैरह बहुत कुछ चीजें मिल जाएंगी, जो भी अपडेटेड चीजें रहेंगी वहां पर मैं डाल दूंगा। तो ये आप डायग्राम बना लेंगे ये दोनों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अभी तक हमने कवर किया है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, ठीक है। एक बार खुद से रिपीट कर दो, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एटम का जो शेप है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, वो डाइपोल में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके बाद डाइपोल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो डाइपोल मूवमेंट आ सकता है। अब हम बात करते हैं सेकेंडली पोलर डाइलेक्ट्रिक की, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में ही स्टडी करेंगे, मतलब अभी आज के लेक्चर में जो भी हम पार्ट पढ़ेंगे वो सिर्फ पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में होगा। तो देखिए पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, ये पहले से ही इन दीज डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स हैज सम डाइपोल मूवमेंट, उनके पास कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट पहले से होगा, मतलब मॉलिक्यूल्स पहले से ही डाइपोल के फॉर्म में होंगे, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको अंतर बताऊं तो ये देखिए, ये वाला जो पिक्चर है ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का है, जिसमें एटम्स आपको दिख रहे हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी नहीं है। तो ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, जो अभी हमने इससे पहले पढ़ा है। और पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, डाइपोल्स होंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो डाइपोल्स के फॉर्म में होंगे, तो ओरिजिनली भी डाइपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ होगा प्रत्येक मॉलिक्यूल के पास, ठीक है। तो ये डिफरेंस है पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में, जिसे आप यहां पर आप प्लॉट कर सकते हैं। तो यहां पर आप पोलर डाइलेक्ट्रिक लिख लेंगे और इस डायग्राम और इस डायग्राम, दोनों डायग्राम को बना लेंगे, ठीक है। नीचे लिखा है नाउ विल टॉक अबाउट पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब हम जो भी बातें करेंगे वो पोलर डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड बातें करेंगे। तो आपको ये डिफरेंशिएट किया है बस मैंने पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में, तो बहुत ज्यादा कठिन चीज नहीं है, बस याद रखना है। मैं कंप्लीटली एज पर एनसीईआरटी नहीं चलता हूं, तो मेरे टॉपिक्स थोड़े एनसीईआरटी से डिफर कर सकते हैं। जैसे मैं कैपेसिटर बाद में पढ़ाता हूं, लेकिन कैपेसिटर के अंदर ये चीजें भी दी होंगी डाइलेक्ट्रिक वगैरह, तो वो वाली चीज मैं यहीं पर इंक्लूड कर देता हूं। तो थोड़ा मेरा पढ़ाने का तरीका डिफरेंट सा है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। खैर, हम लोग पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में बातें करेंगे, तो आप फोकस करेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक के ऊपर, ठीक है। अब हम बातें करते हैं कि पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर लगा दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है। पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल, हमने ये देख लिया, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाएंगे तो क्या होगा, ये देखा ना हमने, डाइपोल बन जा रहा था वो। अगर हम पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे तो क्या होगा, वो देखना चाहते हैं। तो देखो, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में पोलर डाइलेक्ट्रिक कुछ ऐसा दिखता है। एक बार पिक्चर देख लो अच्छे से। पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो पोलर डाइलेक्ट्रिक कुछ ऐसा दिखता है, मतलब डाइपोल्स कुछ टेढ़े तिरछे रैंडमली अलाइन है, ठीक है। आप डाइपोल्स देख रहे हैं, प्रत्येक डाइपोल रैंडमली अलाइन है इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देता हूं इस तरीके से। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर आपको भी पता है कि डाइपोल पर फोर्स लगने लगता है, ठीक है। डाइपोल घूम जाता है, और डाइपोल किस दिशा में घूमता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूंगा तो जो डाइपोल ऐसे टेढ़ा, ठीक है, वो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, सीधा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, -2+, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वही देखो यहां पर क्या हुआ कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया इस दिशा में, ठीक है। तो इस दिशा का जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस वजह से क्या हुआ कि सारे डाइपोल्स एक दिशा में अलाइन हो गए। बात समझे? तो
तो सारे डाइपोल्स एक ही दिशा में अलाइन हो गए। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपको। तो अभी के लिए पहला पॉइंट तो ये समझना है कि जैसे ही मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा, जो रेंडमली अलाइंड डाइपोल्स थे वो एक पर्टिकुलर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में अलाइन हो जाएंगे, सिस्टमेटिक वे में अलाइन हो जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन। अभी आपको समझ में आएगा, बाकी आप अभी दोनों पिक्चर बनाओ, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी आप इतना समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर जो रैंडमली अलाइन डाइपोल थे वो एक सिस्टमेटिक वे में अलाइन हो जाएंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला पिक्चर बना लो पहले, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद ये वाला पिक्चर बना लेना, अच्छे से बनाना पिक्चर, है ना, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों। चलो, तो आपने आई होप बना लिया होगा ये डायग्राम, और नहीं भी बनाया होगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आगे चल के बना लेना। अच्छा देखो, यहाँ पर कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। देखो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डाइलेक्ट्रिक को क्रॉस कर रही है। तो ये वाली लाइन पहली, ये वाली लाइन देखो आप, तो ये पहली लाइन जो है इस ये सीधे के सीधे ऐसे क्रॉस कर गई। ठीक है, लेकिन ये जो दूसरी वाली लाइन है, ये दूसरी वाली लाइन ये आगे जाके यहां पर टर्मिनेट हो गई, क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से यहां पर टर्मिनेट कर गई और इस साइड से निकल गई। तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो दूसरी वाली, इसको दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोल देते हैं। तो दूसरी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, क्या वो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जा पाई है? तो ऑब्वियसली नहीं जा पाई है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं तीसरी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, तो ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर है, ऑफ कोर्स है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये है ई एक्सटर्नल। ठीक है, बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है ई एक्सटर्नल, चाहे तो मैं इसको ई नॉट बोल देता हूं, ई एक्सटर्नल को मैं ई नॉट बोल देता हूं। ठीक है, ई ओ भी समझ सकते हो, ई आउटसाइड। ठीक है, तो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ईओ, मतलब ई नॉट बोल दिया। ठीक है, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ईओ से ज्यादा होगा या कम होगा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। डेफिनेटली कम होगा, क्योंकि अंदर कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। यहां पे देखो, बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंप्लीटली क्रॉस कर पा रही है, बहुत सारी तो यहीं पर टर्मिनेट हो गई नेगेटिव चार्ज पर और इस साइड से निकल जा रही है। हालांकि यहां पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतने इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि जो लाइन यहां पर टर्मिनेट हो रही है इस नेगेटिव चार्ज पर, वो यहां से पॉजिटिव चार्ज से निकल जा रही है। ठीक है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक के अंदर तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक के अंदर कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, बस अभी के लिए इतना ही सुना, आगे चल के मैं इस पॉइंट को और प्रोसीड करूंगा, बस इतना सुन लिया। अब आगे बढ़ते हैं। दिस अलाइनमेंट ऑफ ऑल डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड when external electric field is applied is called as the polarization of dielectric. So here comes the first definition, what is polarization of dipole. यहां पर देखो बोर्ड में एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, what is polarization of dielectric. तो डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन क्या होता है, अभी आप बताओ। अलाइनमेंट ऑफ ऑल डाइपोल, प्रत्येक डाइपोल का अलाइनमेंट हो जाना इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। ठीक है, इसको हम बोले पोलराइजेशन। तो बस आप ये अब डेफिनेशन कवर करेंगे, पोलराइजेशन क्या होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है, तो ये हो गई बात। एक बार और इसको बता दूं, मैं ये बोल रहा हूं कि जो डाइपोल पहले रेंडमली अलाइन थे, जब मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा तो वो सिस्टमेटिक वे में इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं पोलराइजेशन। ठीक है, चलो, तो देखो अब इस पोलराइजेशन से हो क्या रहा है। ड्यू टू दिस पोलराइजेशन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो कम हो जा रहा है ना, क्योंकि लाइंस टर्मिनेट हो जा रही है। ठीक है, तो इस पोलराइजेशन से हो क्या रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक डिक्रीजेस। ओके, बिकॉज एन इलेक्ट्रिक फील्ड opposite to the external electric field will be produced inside dielectric। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं एक्चुअली में क्या है ना कि अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। अभी तुम थोड़ी देर बाद समझ जाओगे ये बात। एक्चुअली ये जो डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, अच्छा थोड़ी देर वेट कर लो, ये वाला पॉइंट समझ में आ जाएगा। अभी के लिए बस खाली सुन लिया कि एक्चुअली में क्या हो रहा है कि अंदर पोलराइजेशन की वजह से भी एक डाइलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोल रहे हैं ईपी वेक्टर। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा मत समझो, ईपी वेक्टर क्या है। पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उसको हम बोल रहे हैं ईपी वेक्टर। ठीक, इतना सा ही अभी सुनना है, अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो इनसाइड वाला जो इनसाइड डाइलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, एक्चुअली में ई एक्सटर्नल ऐसे है। सुनो थोड़ा बहुत समझ लो, अभी अभी आगे जब एक डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ई एक्सटर्नल ऐसे है इस दिशा में। ठीक है, अब पोलराइजेशन की वजह से डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, जिसको हम कौन क्या बोल रहे हैं, ईपी वेक्टर। तो अब मुझे आप बताओ कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितना हो जाएगा, ई एक्सटर्नल माइनस ईपी हो जाएगा। ठीक है, और इसको फर्दर क्या लिखा जाता है ये आपको याद रखने के लिए बोला जा रहा है, ई एक्सटर्नल अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं वो इस पॉइंट में मैं आपको बता रहा हूं। कैसे कैसे लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं ई एक्सटर्नल माइनस ईपी, और एक लिख सकते हैं ई एक्सटर्नल अपॉन एप्सिलॉन आर, इसी को बराबर करके। ठीक है, एप्सिलॉन आर क्या होता है, यू ऑलरेडी नो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। हर डाइलेक्ट्रिक का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो वापस से डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ई एक्सटर्नल माइनस ईपी। वो कैसे आया, पोलराइजेशन की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ईपी वेक्टर, और एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो था ही। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया अंदर, ई एक्सटर्नल माइनस ईपी, और उसको हम फर्दर कितना लिख देंगे, इस टोटल को मतलब ई एक्सटर्नल माइनस ईपी को कितना लिख देंगे, ई एक्सटर्नल अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, एंड यू वेरी वेल नो कि एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, हमने इनिशियल डेज में पढ़ा था, वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। तो ये हमेशा एक से बड़ा है, इसका मतलब ये जो पूरा फैक्टर है, ये पूरा फैक्टर ये ई एक्सटर्नल से छोटा हो जाएगा। वो तो यहां से भी समझ में आ रहा है, ई एक्सटर्नल में से अगर कुछ घटाओगे तो ऑब्वियसली जो आपको आउटकम मिलेगा वो ई एक्सटर्नल से कम ही मिलेगा। ठीक है, तो वापस से यही बात आ गई कि भाई जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होता है। ठीक है, तुम यहां तक लिखो, आगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। अभी तो ये वाला पॉइंट यहां से लिखना स्टार्ट करोगे। अभी ड्यू टू दिस पोलराइजेशन लिखो यहां से। अभी आगे मैंने ये ईपी वाला बात समझाया हुआ है तो आ जाएगा समझ में, टेंशन मत लो। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है।
ये जो फॉर्मूला है ये अच्छे से हाईलाइट कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो आगे समझते हैं ईपी वाली बात है। चलिए अब ध्यान से देखेंगे, ये आप देख रहे हैं रेड रेड कलर का डॉटेड लाइन जो एक बाउंड्री किया गया है, समझने की कोशिश करें। देखेंगे आप ये रेड रेड कलर का जो बाउंड्री बनाया है, इसके अंदर ये वाला प्लस चार्ज है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, फिर ये प्लस है और फिर ये माइनस है। तो इस तरीके से अगर मैं तुमसे पूछूं इस रेड कलर के बाउंड्री के अंदर टोटल चार्ज कितना है, तो व्हाट यू विल से 0। तो ये यहां का ये जो पूरा चार्ज है रेड कलर के बाउंड्री के अंदर, वो टोटल चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया है। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से मिलकर न्यूट्रलाइज हो गया है। बात मेरी समझे। और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है इस साइड, मतलब लेफ्ट मोस्ट साइड वाली सरफेस पर तो नेगेटिव चार्ज आ गया ये वाला, और राइट मोस्ट सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया ये। तो मैं इसको फर्दर ऐसे बना सकता हूं, ये जो ओवरऑल चार्ज है इस रेड कलर के बाउंड्री के अंदर, वो ओवरऑल चार्ज कितना है, 0 है। ठीक है, बात समझे। अब इसको मैं फर्दर इसी चीज को मैं ऐसे भी प्लॉट कर सकता हूं, ऐसे करके लेफ्ट मोस्ट सरफेस पर तो नेगेटिव चार्ज दिखा दूंगा और राइट मोस्ट सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज दिखा दूंगा। ठीक है, तो ऐसा करने से होता क्या है, पोलराइजेशन से एक तो एक सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और एक सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, इस नेगेटिव चार्ज को भी बोलते हैं, क्योंकि ये चार्जेस फ्री नहीं है, इसलिए इस चार्ज को क्या बोलेंगे हम, बाउंड चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक है ये ना, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, एक सेकेंड, ऑन द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो ये बाउंड चार्ज है ऑन द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। यहां पर डाइलेक्ट्रिक लिख लेना। बाउंड चार्ज क्यों बोला, बिकॉज दीज चार्जेस आर नॉट फ्री, इनको पॉजिटिव चार्ज ने तो होल्ड किया ही हुआ है। ठीक है, तो इनको सिग्मा आई जो बोला जा रहा है, दीज आर बाउंड चार्जेस। ठीक है, ऐसे ही इधर प्लस सिग्मा आई हो गया ये। ठीक है, सिग्मा आई इज बाउंड चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हो आप। ये बना लो ये वाला फिगर, फिर आपको मैं समझाता हूं। एक तो ऊपर वाला भी पिक्चर है ना, ये भी बनाना है तुम्हें, ये वाला भी पिक्चर बनाना है, उसके बाद फिर नीचे वाला बनाना है। अच्छे से बना लेना डायग्राम। It's 11 hours.
सिग्मा आई बाउंड चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, चलो अगर नहीं बनाया होगा तो बाद में बना लेना, यहां पर तो रहेगा ये। तो अब देखो ध्यान से, एक्चुअली में क्या हो रहा है ना, एक्चुअली में ये हो रहा है कि अंदर एक तो माइनस सिग्मा आई यहां पर आ गया और एक प्लस सिग्मा आई आ गया। तो प्लस चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ये तो प्लस और माइनस पोलराइजेशन की वजह से आ रहे हैं, तो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, ठीक है, प्लस से माइनस की तरफ ईपी वेक्टर, ये अंदर आया और ये तो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड था, एक ई एक्सटर्नल। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना हो गया, ई एक्सटर्नल माइनस ईपी। ठीक है, तो आई होप ये आपको चीज समझ में आ गई होगी अब कि ईपी क्या है। ईपी ये बाउंड चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, जिसकी वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर डाइलेक्ट्रिक के कम हो गया है। ठीक है, ईपी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। तो मतलब पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है डाइलेक्ट्रिक के अंदर, पोलराइजेशन की वजह से, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहा हूं, पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसकी वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बात समझे, ये याद रखना है तुमको। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना होगा, ई एक्सटर्नल माइनस ईपी। और इसको और क्या लिख सकते हो, ई एक्सटर्नल माइनस ईपी को ई एक्सटर्नल अपॉन एप्सिलॉन आर, ई एक्सटर्नल अपॉन एप्सिलॉन आर लिखा है नीचे, वापस से लिख रहा हूं। ठीक है, तो इनसाइड वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ई एक्सटर्नल माइनस ईपी, और फर्दर ई एक्सटर्नल अपॉन एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं। तो ये सब बनाते जाना तुम लोग। ठीक है, अब लिखते जाओ उसको। ईपी को लिख लो सिग्मा आई बाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर ये वाला एक पिक्चर बना लो इस तरीके से, और फिर ये लिख लो। ठीक है, ये बनाओ। अब देखो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे, मतलब ईपी को निकालना है मेरे को यहाँ से, तो ईपी को इधर ले जाएंगे। ठीक है, और इसको इधर ले आएंगे, सॉरी, अच्छा ईपी की वैल्यू रख देंगे हम सिग्मा आई बाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर यहाँ से सिग्मा आई की वैल्यू निकाल देंगे। तो सिग्मा आई का वैल्यू ये आ जाएगा, देख लो तुम लोग खुद से निकालो अब। ठीक है, इसको कॉपी करो, ये तुम्हें खुद से करना है। अब यहां तक का ये जो फॉर्मूला डिडक्शन है, चलो तो आई होप आपने ये लिख लिया होगा। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्मा आई का फॉर्मूला, बाउंड चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई एक्सटर्नल इंटू 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन आर। तो याद रखना कि पोलराइजेशन के बाद जो इंड्यूस चार्ज डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, तो इस फॉर्मूले को याद रख लेना। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना, मैं आपसे वापस से बोल रहा हूं, अगर आपने लिख लिया। आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी।
और सिग्मा आई का फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। चलो एक आगे चीज अब बढ़ते हैं हम। चलो ये देखो, ये पोलराइजेशन करने के बाद डाइलेक्ट्रिक कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। मतलब कि पूरे वॉल्यूम में डाइपोल्स ही डाइपोल्स हैं, है ना, पूरे डाइलेक्ट्रिक के अंदर खाली डाइपोल्स ही डाइपोल्स हैं। इसका मतलब मैं अगर कोई एक यूनिट वॉल्यूम ले लूं, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर जाके, बाउंड चार्ज डेंसिटी, बाउंड चार्ज का मतलब दे आर नॉट फ्री, और चार्ज डेंसिटी तो ऑलरेडी आप जानते हो, बाउंड चार्ज का मतलब है दे आर नॉट फ्री। ऑब्वियसली यहां पर बाउंड है ना, ये माइनस प्लस से जुड़ा है, भले यहां पर इस सरफेस के किनारे आ गया ये नेगेटिव चार्ज, लेकिन है तो जुड़ा ही प्लस से, तो बाउंडेड है, वो फ्री नहीं है अभी भी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक के अंदर जाके एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, एक यूनिट वॉल्यूम ले लिया, तो उसके अंदर कई सारे डाइपोल्स होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे डाइपोल्स हैं यहां पर, तो इन डाइपोल्स की वजह से इस यूनिट वॉल्यूम के अंदर डाइपोल मूवमेंट भी होगा, ठीक है। तो जो टोटल डाइपोल मूवमेंट होता है एक यूनिट वॉल्यूम में, टोटल डाइपोल मूवमेंट होता है एक यूनिट वॉल्यूम में, डाइलेक्ट्रिक के एक यूनिट वॉल्यूम में टोटल डाइपोल मूवमेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन वेक्टर, या पोलराइजेशन डेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। आप इसको और एक तरीके से लिख सकते हो, पोलराइजेशन डेंसिटी। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहा हूं उसको, ठीक है, पोलराइजेशन डेंसिटी, ये आप लिख लो, आप फटाफट लिखो इसे। तो चलिए, आपको ये पोलराइजेशन वेक्टर और पोलराइजेशन डेंसिटी समझ में आ गया होगा। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मूवमेंट है टोटल, ठीक है। इसका भी कुछ डाइपोल मूवमेंट होगा, इसका होगा, इसका होगा, सब ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो पी वेक्टर होता है, मतलब पोलराइजेशन वेक्टर होता है, पोलराइजेशन वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि भाई जितना ज्यादा अच्छा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे उतना अच्छा पोलराइजेशन होगा, तो जितना अच्छा पोलराइजेशन होगा उतने ज्यादा डाइपोल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस चीज को याद रख लेना कि जो पोलराइजेशन वेक्टर होता है या पोलराइजेशन डेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। अब मैं ये देखिए प्रोपोर्शनलिटी, ये वाला जो साइन है ना, ये वाला ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, ठीक है। और अब मैं प्रोपोर्शनलिटी हटा देता हूं, और ये जो है ये अल्फा है, ये क्या है, अल्फा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। और पहले वाला जो था वो कंफ्यूज मत होना, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है और ये अल्फा है, तो यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया अल्फा। तो पी वेक्टर को हम कितना लिख दे रहे हैं, अल्फा टाइम्स ई एक्सटर्नल वेक्टर, ठीक है। और यहां पर जो अल्फा की वैल्यू होती है, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट के टर्म में, एप्सिलॉन नॉट इनटू चाई ई, चाई वो मोल फ्रैक्शन वाला जो टर्म था ना, चाई, वो पढ़ रहे हैं हम, तो एप्सिलॉन नॉट इनटू चाई ई, तो ये हो गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू, ठीक है। तो इसको बना लो अभी यहां तक, ये फटाफट लिखते जाओ तुम लोग जल्दी से। P वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E एक्सटर्नल, और P वेक्टर बराबर अल्फा इंटू E एक्सटर्नल आ गया यहां से, और अल्फा को फर्दर कितना लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट इंटू चाई ई, ठीक है। अच्छा, चाई ई को पढ़ते क्या है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, मैंने यहां पर इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी लिखा है, फर्क इतना नहीं पड़ेगा, तुम भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, तो चाई ई को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। क्या मतलब होता है इसका वो समझ लेते हैं। इट टेल्स
how easily dielectric can be polarizes when external electric field applied। तो ये क्या बताता है कि कितना आसानी से डाइलेक्ट्रिक को आप पोलराइज कर सकते हो। ठीक है, वो किससे पता चल जाएगा आपको? चाई ई से पता चल जाएगा। जितना ज्यादा चाई ई होगा उतना आसानी से डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे आप। तो डाइलेक्ट्रिक आसानी से कब पोलराइज हो जाएगा? जितना इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होगा। तो यहां से चाई ई की डेफिनेशन भी लिख लेंगे और ये भी लिख लेंगे इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी का फिजिकल मतलब क्या है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। ठीक है, एक और फॉर्मूला है कि चाई ई को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में क्या लिख सकते हैं। तो चाई ई का वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में लिखा जा सकता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट -1। ठीक है, तो किसी भी डाइलेक्ट्रिक के लिए जो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी होता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट -1 होता है। इस फॉर्मूले को भी याद रखेंगे। और एक बात और याद रखेंगे कि वैक्यूम के अंदर डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट याद कर लेंगे यहां पे फिर से। वैक्यूम के अंदर ठीक है, तो बनाते चलें इसको। कुछ फॉर्मूले हैं उन्हें याद रखेंगे। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, वो बोर्ड में पूछी जा सकती है 1 नंबर के अंदर। और ये फॉर्मूला नीट जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है वैक्यूम में इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, तो आज का लास्ट हेडिंग और इस चैप्टर का भी लास्ट हेडिंग दैट इज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो लिखना स्टार्ट करेंगे लास्ट हेडिंग डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन को। सब फॉर्मूले याद करना है आपको। देखिए डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर डाइपोल इस तरह मतलब डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है। अब देखो क्या होगा कि जो डाइपोल है ना, ये डाइपोल माइनस प्लस, अब जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉजिटिव चार्ज को तो इधर खींचेगा अपनी डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज पर इधर फोर्स लगाएगा। तो ये जो डाइपोल है ना, ये स्ट्रेच होने लगेगा, ये खींचने लगेगा। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इधर खींच रहा है, पॉजिटिव चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को इधर खींच रहा है। बात समझे? तो अगर मान लो मैंने ई एक्सटर्नल इंक्रीज किया और बढ़ाता गया तो जो स्ट्रेचिंग फोर्स होगा ये भी बढ़ता जाएगा। तो ऑन इंक्रीजिंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल विल स्ट्रेच आउट, स्ट्रेच होगा एंड आफ्टर सर्टेन टाइम, और बढ़ाते 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 एक समय ऐसा आएगा जब डाइलेक्ट्रिक टूट जाएगा। ये टूट जाएगा मतलब नेगेटिव चार्ज अलग हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज अलग हो जाएगा। तो चार्ज क्या हो जाएंगे? पहले बाउंडेड थे, बाद में फ्री हो जाएंगे। और जब चार्ज फ्री हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि चार्ज नेगेटिव वाले चार्ज यहां आ जाएंगे और पॉजिटिव वाले चार्ज यहां आ जाएंगे। तो आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ डाइलेक्ट्रिक फ्री चार्जेस विल बी क्रिएटेड, फ्री चार्ज क्रिएट हो जाएंगे एंड डाइलेक्ट्रिक विल एक्ट लाइक अ कंडक्टर। क्योंकि फ्री चार्ज आ गए तो अब वो कंडक्टर जैसे बिहेव करने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है। अब एक यहां पर डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली डेफिनेशन ये भी बोर्ड में पूछी जा सकती है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू विच डाइलेक्ट्रिक कैन विदस्टैंड, मतलब जहां तक डाइलेक्ट्रिक सह सकता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को, वो टूटे ना, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब उस इलेक्ट्रिक फील्ड को जब तक मैक्सिमम, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक डाइलेक्ट्रिक रह सकता है, कंडक्टर ना बने, है ना, उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को ईबी बोलते हैं, ईबी, या उसको हम बोलेंगे उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो कि जैसे मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 न्यूटन पर कूलम, तो 5 न्यूटन पर कूलम तक डाइलेक्ट्रिक विदस्टैंड रह सकता है, मतलब उसके जस्ट बाद वो टूट जाएगा, मतलब उसके डाइपोल्स टूटना स्टार्ट हो जाएंगे और कंडक्टर बन जाएगा वो। ठीक है, तो 5 न्यूटन पर कूलम जो होगा वो क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, या उसी को हम बोलेंगे ब्रेकडाउन
इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसे ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे तो लिख लेना, ठीक है, ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इसके कारण जो वोल्टेज होता है उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो वोल्टेज आता है उसको ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बोलते हैं। आपको मन करेगा लिख लेना, ठीक है। तो यहां से बनाना स्टार्ट करो अब इसको, ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन में ये पिक्चर से बनाना स्टार्ट करो। ये पिक्चर बना लो, उसके बाद ये जो पॉइंट है ये लिख लो, ठीक है। और ये चैप्टर हो चुका है अब खत्म। इस चैप्टर को रिवाइज कर लो। सरफेस केमिस्ट्री का टेस्ट पेंडिंग है, तो सरफेस केमिस्ट्री का टेस्ट कर लेते हैं, परसों कर लेते हैं सरफेस केमिस्ट्री का टेस्ट। तो अपना सरफेस केमिस्ट्री प्रिपेयर कर लेना, परसों आपका टेस्ट है सरफेस केमिस्ट्री का। टाइमिंग रहेगी 12:30 से, 1 घंटे से ज़्यादा का टेस्ट नहीं होगा, 1 घंटे के अंदर अंदर का टेस्ट होगा। तो परसों मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, परसों आपका सरफेस केमिस्ट्री का टेस्ट है। इंसुलेटर तो इंसुलेटर होता है ना, हाँ कह सकते हो, ठीक है। इंसुलेटर तो इंसुलेटर होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसका मतलब वो पोलराइज, मतलब वो बहुत जल्दी टूटेगा नहीं, बस इसका इतना मतलब है, ज्यादा मतलब मत निकालो। चलो, तो ये बहुत जल्दी जल्दी लिख लें आप, ये सब बना लें। और उसके बाद ये लास्ट पॉइंट है, ये इसको भी लिख लेंगे। तो आज का लेक्चर ये खत्म हो गया। परसों आपका टेस्ट है, 12:30 बजे से टाइमिंग है, मैंने सब कुछ बता दिया है, तो वापस से पूछ लेना मुझसे। परसों टेस्ट है, उसको मैं अपडेट भी कर दूंगा टेलीग्राम पर। सरफेस केमिस्ट्री का टेस्ट है, तो उसके लिए प्रिपरेशन कर लें अपनी। ये लिख लेंगे अब, ये लास्ट पॉइंट है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो चलिए ये पूरा अब खत्म हो जाता है, ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लेक्चर को करते हैं खत्म यहाँ पर। Lecture is complete now. Thank you for watching this lecture.